बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द मुस्लिम क्रिएटिव फ्रीलांसिंग चैनल। हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपने ज़रूर देखा होगा कि हमने मेंशन किया था कि हम बहुत जल्द कोर्सेज़ लॉन्च करेंगे उन लोगों के लिए जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ आना चाह रहे हैं और ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बहुत ही बेसिक 2 सॉफ्टवेयर्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इन सॉफ्टवेयर्स को अगर आप सीख लेते हैं प्रोफेशनल लेवल पे जाकर तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर्स आपके सामने हैं, इस वक्त हम आपको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं इनके आइकन्स। आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ एडोबी फोटोशॉप एंड द नेक्स्ट इज़ एडोबी इलस्ट्रेटर। आप में से बहुत से लोग इनके बहुत से ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी वॉच कर चुके होंगे यूट्यूब पे, आपको कुछ आइडिया भी होगा, लेकिन हम टोटली बिगनिंग लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको इनकी इंटरफेस से लेकर एंड तक डिज़ाइनिंग तक आपको इनका क्लियर पता हो कि ये सॉफ्टवेयर किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, और आप यहाँ से सीखने के बाद इस लेवल पे आए कि आप ख़ुद भी सिखा सकें और अर्निंग भी कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मेंशन कर दूँ, एडोबी फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं और उस कंपनी का नाम एडोब है। एडोबी फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर बेसिकली दोनों डिज़ाइनिंग के लिए ही इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। एडोबी फोटोशॉप स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फ़ोटो एडिटिंग के लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि आजकल बहुत सी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिसमें आप अपनी इमेजेस को अपलोड करते हैं और उसमें एडिटिंग करते हैं। इन द सेम वे प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग के लिए एडोबी फोटोशॉप को डिज़ाइन किया गया है। अगर आपके पास कोई कैमरा है, मोबाइल है, आप वहाँ से कोई पिक्चर कैप्चर करते हैं या आप इंटरनेट से कोई पिक्चर लेते हैं तो उसकी एडिटिंग के लिए आप यूज़ करेंगे एडोबी फोटोशॉप। एडोबी इलस्ट्रेटर इज़ समथिंग डिफरेंट। एडोबी फोटोशॉप के बारे में मैंने आपको बताया है, वो पिक्चर्स पे काम करता है, वो इमेजेस पे काम करता है, वो बिटमेट्स पे काम करता है, लेकिन एडोबी इलस्ट्रेटर वेक्टर्स पे काम करता है। वेक्टर्स बेसिकली ड्राइंग्स होती हैं जो हम खुद से ड्रॉ करते हैं कंप्यूटर में, या तो हम माउस के ज़रिए ड्रॉ करते हैं या हमारे पास अगर आईपैड और उसके साथ एस पेन हो तो उसके ज़रिए हम प्रॉपरली ड्राइंग्स करते हैं और फिर उसको बाकायदा से एडोबी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल्स में कन्वर्ट किया जाता है और उससे अर्निंग होती है। तो एडोबी फ़ोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर का मेजर डिफरेंस ये है कि फ़ोटोशॉप इमेजेस पे काम करता है और इलस्ट्रेटर वेक्टर्स पे काम करता है। हमारी होम स्क्रीन पे आप मुस्लिम क्रिएटिव का ये लोगो देख सकते हैं। ये लोगो बेसिकली हमने एडोबी इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन किया है और ये बेसिकली वेक्टर ग्राफिक्स हैं। वेक्टर और इमेजेस का मज़ीद डिफरेंस हम सॉफ्टवेयर को जब सीखेंगे उसके दौरान हम आपको ज़रूर इसका इंट्रोडक्शन देंगे। अभी फ़िल वक्त हमने थोड़ा सा तारुफ इसलिए आपको दिया कि आपको आइडिया हो सके कि हम जो सॉफ्टवेयर सीखने लगे हैं उसके मुकाबलतन उसी कंपनी का एक दूसरा सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो राइट नाउ अभी हम एडोबी फ़ोटोशॉप को नहीं स्टार्ट करें, हम एडोबी इलस्ट्रेटर पे काम करेंगे। एडोबी इलस्ट्रेटर का इस वक्त हमारे पास CS6 वर्जन इंस्टॉल है। इसके मज़ीद लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं मार्केट में, आप चेक कर सकते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर CC 2020 भी आ चुका है, 18 भी अवेलेबल है, 15 भी अवेलेबल है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सा इंस्टॉल करते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप बिगिनिंग से स्टार्ट करने लगे तो आप एडोबी इलस्ट्रेटर CS6 से स्टार्ट करें, क्योंकि ये बेसिक है। इसमें बहुत से आपकी फ़ाइल्स आपकी ईज़िली मैनेज हो जाएंगी और ये आपकी कंप्यूटर की स्पीड पर इतना हैवी नहीं होगा, क्योंकि CC वर्जन जो लॉन्च किए गए हैं वो स्पेशलाइज लॉन्च किए गए हैं विंडोज़ 10 के लिए, नॉट फॉर विंडोज़ 7 और ना ही विंडोज़ 10 के ओल्डर वर्जन के लिए लॉन्च किए गए हैं। CC वर्जन स्पेशली विंडोज़ 10 के 2019 के बाद जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं। और अगर आप उनको पुराने वर्जन में रन करते हैं या आप उसको कोशिश करते हैं कि वो विंडोज़ 7 में रन हो जाए तो वो आपकी उस तरह से आपको स्पीड नहीं देते। और वैसे भी CC वर्जन में काफ़ी इफ़ेक्ट्स न्यू लॉन्च किए गए हैं जिसकी वजह से वो आपकी रैम और आपके ग्राफिक कार्ड, इन 2 चीज़ों की क्वालिटी अगर बेहतर हो तो देन आप उन सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर को सिंपली हम ओपन करेंगे राइट क्लिक करके और हम इसको अपने हाई परफॉर्मेंस एनवीडिया ग्राफिक कार्ड पे चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे सामने एडोबी इलस्ट्रेटर का होम इंटरफेस ओपन हो चुका है। हम डिफरेंट ऑप्शंस को जल्दी से देखेंगे, जैसे फाइल है, एडिट है, ऑब्जेक्ट है, टाइप है, सिलेक्ट है, इफ़ेक्ट्स है, व्यू है, विंडो है, हेल्प है। तो टॉप पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उनके अंदर मज़ीद ऑप्शंस हैं। तो ये जो डिफरेंट टैब्स हैं, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सिलेक्ट, इफ़ेक्ट, इनके अंदर भी मज़ीद ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो लेफ़्ट साइड पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टूल्स हैं जिन टूल्स के ज़रिए हम डिज़ाइनिंग करेंगे, और यहाँ पर बहुत से पैनल्स हैं
कलर स्विचेस हैं और मज़ीद कुछ टूल्स की फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा बहुत से ऑप्शन अंदर हैं, लेकिन बेसिक डिज़ाइनिंग के लिए सारे ऑप्शंस बाहर उन्होंने अवेलेबल किए हुए हैं। बेसिक डिज़ाइनिंग के लिए सारे टूल्स बाहर मौजूद हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और हम किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं और न्यू के अंदर मज़ीद ऑप्शंस क्या हैं वो हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर प्रीसेट्स क्या रखने हैं, साइज़ क्या होंगे और कैसा डिज़ाइन होगा, कैसा साइज़ होगा, कहाँ पे अपलोड करना होगा, प्रिंटेबल होगा, वेब ग्राफिक होगा, इसके बारे में डिटेल हम बाद में देखेंगे। अभी हम फ़ौरन से सॉफ्टवेयर को बेसिक लेवल से सीखना स्टार्ट करेंगे। तो हम बगैर किसी ऑप्शन को छेड़े इसको ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त एक वाइट स्क्रीन हमारे सामने ओपन हुई है। ये वाइट स्क्रीन बेसिकली इसको बोलते हैं आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड का मतलब है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप में से किसी ने यूज़ किया हो तो उसमें पेजेस का ऑप्शन होता है। जैसे पेज 1 आपने कंप्लीट टाइप कर लिया और उसके बाद आप एंटर प्रेस करते हैं तो पेज 2 पे चले जाते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर में इसको पेजेस का नाम नहीं दिया गया है, इसको आर्ट बोर्ड्स का नाम दिया गया है। तो इस वक्त हमने एक आर्ट बोर्ड पे मुश्तमिल एक डिज़ाइन लिया है, हम इसके ऊपर अब काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टूल्स से। तो इस वक्त हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। हम सबसे बेसिक टूल से स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहला टूल है सिलेक्शन टूल और ब्रैकेट में इसकी शॉर्टकट की भी बताई गई है। शॉर्टकट की है इसकी वी। अगर आप कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन टूल चूज़ हो जाएगा। इससे पहले कि आप प्रैक्टिस का आगाज़ करें, मैं आप सबको रिकमेंड करूंगी कि आप शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करें, क्योंकि डिज़ाइनिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प हो जाती है जब आप शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं। अगर आप शॉर्टकट कीज़ का यूज़ नहीं करते और बार बार यहाँ पर आकर आप टूल्स को चूज़ करते हैं तो आपके लिए काम बहुत लंबा हो जाता है। तो आप शॉर्टकट कीज़ को साथ साथ याद रखिएगा। सिलेक्शन टूल, तो ब्रैकेट में आप देख सकते हैं वी लिखा हुआ है और हम नेक्स्ट टूल सीखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसके ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप छोटा सा निशान देख सकते हैं, एक ट्रायंगल सा बना हुआ है। अगर हम इसको क्लिक किए रखें, क्लिक किए रखने से मज़ीद ऑप्शंस खुलते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल। तो आज हम इन 3 एरोज़ को डिस्कस करेंगे कि ये एरोज़ क्या काम करते हैं, ये टूल्स हमारे किस फ़ायदे के लिए हैं। ये बेसिक टूल है इस सॉफ्टवेयर का, जिसको इसकी समझ लग जाएगी वो बहुत सी आगे टूल्स को भी समझ लेगा इंशाल्लाह ताला। नाम ज़रूर याद रखिएगा, जैसे ये सिलेक्शन टूल है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये ग्रुप सिलेक्शन टूल है। और नामों के साथ इनके आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है और इसके साथ उनके काम में भी और उनके इस्तेमाल में भी थोड़ा सा फ़र्क है। तो चलिए हम आगाज़ करते हैं सॉफ्टवेयर को सीखने का। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल हमारे पास अवेलेबल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अवेलेबल है और अगर हम इसको मज़ीद देखें तो इसमें मज़ीद एक ऑप्शन ग्रुप सिलेक्शन टूल का है। फिर से देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्शन टूल का। सिलेक्शन टूल के ब्रैकेट में आप देख सकते हैं वी लिखा हुआ है, ये इसकी शॉर्टकट की है। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए। अभी हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे कि हमने रेक्टेंगल किस तरह से ड्रॉ की है और कैसे हमने इसमें कलर किया है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर में। सिलेक्शन के नेम से ही आपको पता चल सकता है कि सिलेक्शन का मतलब है किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ही हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इसके एंकर पॉइंट्स बन जाते हैं। शेप के बहुत से एंकर पॉइंट्स बन जाते हैं जो ये शो कर रहे हैं कि इस शेप को सिलेक्ट किया गया है। डी सेलेक्ट करने के लिए हम बाहर जाएंगे, माउस को सिंपली क्लिक करेंगे तो ये डी सेलेक्ट हो जाता है। फिर से देखिए, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्शन हो रही है, बाहर जाके क्लिक करेंगे तो ये डी सेलेक्शन हो रही है। इसके अलावा इस टूल का एक और काम ये है कि अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल को तो हम कॉर्नर्स पर ये जो एंकर पॉइंट्स हैं इस टूल की मदद से हम इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये रेक्टेंगल है, हम इसका यहाँ से कॉर्नर से इसको ड्रैग करते हैं, ये साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ से देखिए विड्थ हाइट आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसको यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं, इन कॉर्नर से भी एडिट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन करने के साथ ही शेप के दाएँ बाएँ जो एंकर पॉइंट्स हैं इनके ज़रिए आप शेप के साइज़ को बदल सकते हैं। फिर से देखिए, हमने इस वक्त
सिलेक्शन टूल को चूज़ किया हुआ है। सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की है वी। सिलेक्शन टूल का मतलब ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन में सेलेक्ट करें, उसका साइज़ तब्दील करें और इसके अलावा आप उठाकर उस ऑब्जेक्ट को दाएं से बाएं कहीं भी डिज़ाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मज़ीद इसको समझते हैं, हम एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इस बार हम इसका कलर करेंगे ग्रीन। आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर और रेड कलर की दो रेक्टेंगल्स हमने इस वक्त ड्रॉ किए हैं। ये हमारा एक समझ लीजिए एक डिज़ाइन है, एक रफली डिज़ाइन हमने बनाया है। तो अभी हम देख रहे हैं सिलेक्शन टूल का कैसे इस्तेमाल होगा यहाँ पर। अभी हम ग्रीन कलर की रेक्टेंगल को रेड कलर की रेक्टेंगल के ऊपर रखेंगे। तो आप देखिए सिलेक्शन टूल को हमने चूज़ किया यहाँ से। अब हम देखना चाहते हैं हम किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। जो ही अभी हमने क्लिक भी नहीं किया, हम करीब लेके जाते हैं माउस को। शेप्स के जो बॉर्डर हैं उन पे आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है, जो ये जाहिर कर रहा है कि आप किसको चूज़ करना चाह रहे हैं। तो अभी हम रेड पे क्लिक करेंगे तो ये रेड के एंकर पॉइंट्स चूज़ हो गए। आप देखिए ग्रीन के अंदर से रेड के एंकर पॉइंट्स भी आपको दिखाएगा और अगर आप ग्रीन को चूज़ करते हैं तो ये ग्रीन के एंकर पॉइंट्स होंगे। अगर बैक पे जो रेड कलर की रेक्टेंगल, अगर हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं। आप ग्रीन रेक्टेंगल को चूज़ कीजिए, अब इसका साइज़ इंक्रीज़ करें तो आप इनका भी कर सकते हैं। तो सिलेक्शन टूल का मतलब क्या है कि इंडिविजुअली किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा आप इनके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए इसकी शॉर्टकट की है। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए मेन पे एरो आपको नज़र आ रहा है। जो ही हम कीबोर्ड से वी प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे एरो का कलर ब्लैक हो चुका हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमने इस वक्त सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया हुआ है और जब हम कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाता है और कलर ऑटोमेटिकली एरो का वाइट हो जाता है। तो अभी हम बात करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। इसके लिए हम दोबारा से रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं हमने एक रेड कलर की रेक्टेंगल हम लेंगे और एक हम लेंगे ग्रीन कलर की। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आ जाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो ही हम शेप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए एंकर पॉइंट्स की कलर चेंज हो चुका है, ये ब्लू हो चुका हुआ है। जब हम सिलेक्शन टूल से आते हैं तो आप देखिए ये वाइट हो जाता है एंकर पॉइंट्स और जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन के ज़रिए आते हैं तो आप देख सकते हैं ये ब्लू हो जाते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? ये जो ब्लू हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इसको किसी एक एंगल से खींचेंगे तो शेप अपनी असल शेप से बदल जाएगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं इस ऑप्शन को तो आप इसके ज़रिए बहुत सी शेप्स को बदल कर बहुत कुछ बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ मैं कॉर्नर से इसको अगर हम खींचते हैं, इसको यहाँ से अगर हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं। हर तरह से आप इसमें चेनिंग्स कर सकते हैं। अब आप देखिए हम इसको इस तरह से भी चेनिंग्स कर सकते हैं। इसी चीज़ को आप इस शेप पर समझिए। ये देखिए इसको एंकर पॉइंट को यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको यहाँ पे लाइए। अब देखिए सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने बहुत अच्छे डिज़ाइन तैयार किए हैं और ये डिज़ाइन आप अगर इसको अच्छी कलर स्कीमिंग दें तो ये बड़े अच्छे लोगोस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने इंटरनेट पे देखा होगा लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे लोगोस बनाए होते हैं। वो बाज़ वक़्त कुछ भी नहीं होते, सिर्फ सिंपली बेसिक टूल्स का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं और उसके लिए आपका माइंड है कि आप कितना इंटरेस्ट लेके इसमें काम करते हैं और कितनी जल्दी आप अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए इन बेसिक टूल के ज़रिए बड़े अच्छे डिज़ाइंस को बना लेते हैं। तो ये अभी आपने इसको देखा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को हमने देखा कि उसका काम क्या है। शेप्स के एंकर पॉइंट्स को आप एक्सटेंड करके मुख्तलिफ शेप्स को मुख्तलिफ शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम अंडू करेंगे। अंडू करने के लिए एडोबी इलस्ट्रेटर में कंट्रोल और जी को इकट्ठा प्रेस करेंगे, कंट्रोल जी, तो ये दोबारा वापस आ जाएगा। अब आप देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का एक और काम भी है। आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को चूज़ किया, आपने क्लिक किया और आप ऑब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल भी यही काम करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? सिलेक्शन टूल पे जब हम आते हैं तो इन्हीं एंकर पॉइंट्स के ज़रिए साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है, ऊपर नीचे से जहां मर्ज़ी से आप करें। लेकिन जो ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को चूज़ करते हैं एंकर पॉइंट्स का कलर बदल जाता है और आप इन्हीं एंकर पॉइंट्स को बदल के शेप को डिफरेंट शेप्स में बदल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे ग्रुप सिलेक्शन टूल पर। ग्रुप सिलेक्शन टूल किस तरह से काम करता है उसके लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक न्यू रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और अब हम 3 कॉपीज़ इसकी प्रोड्यूस करेंगे। कलर हम कोई सा भी ले सकते हैं, इट्स
जस्ट टू सी द डिफरेंस। ये देखिए हमने 3 रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए हैं। अभी हम कॉन्सेप्ट समझने लगे हैं ग्रुप का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बाद में भी समझा जा सकता है लेकिन हम अभी से समझ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास 3 रेक्टेंगल्स मौजूद हैं। हम इनको एक के ऊपर एक रेक्टेंगल को रखेंगे और उसके बाद हम इन तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद ग्रुप करेंगे। फिर से देखिए, हम इसको अंडू करें Ctrl+Z के बटन से। दोबारा से देखिए, हमने सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और ग्रुप के बटन को प्रेस किया। जो हम ग्रुप कर देते हैं तो 3 की 3 रेक्टेंगल्स इकट्ठी मूव हो रही हैं। तो अभी हम देखेंगे जब आप किसी भी 3 शेप्स को या किसी भी डिज़ाइन में ग्रुप बनाते हैं कि 3 चीज़ों को, तो उसके बाद इन टूल्स का काम क्या है वहाँ पर। आप देखिए अभी हमने इसको ग्रुप बनाया तो सिलेक्शन टूल क्या कर रहा है, एक तो इस ग्रुप को ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा जहाँ आप करना चाहें। दूसरा काम ये कि अगर आप फर्स्ट वंस क्लिक करते हैं और उसके बाद डबल क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे लेयर 1 ग्रुप के ग्रुप की फर्स्ट लेयर को सिलेक्शन हो जाती है। फ़र्ज़ करिए अगर आपको इसमें चेंजिंग्स करना है, थोड़ा बहुत आपने चेंजिंग्स किया, आप यहाँ से बैक पे जाइए तो ये देखिए पर्पल कलर की रेक्टेंगल में तब्दीली हो चुकी है। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं, क्योंकि जब डिज़ाइन बहुत हैवी और बड़ा हो जाता है और आप इसको ग्रुप बना लेते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को तब्दील करने के लिए बार बार अनग्रुप करने की बजाय आप सिंपली ये करते हैं, आप डायरेक्टली सेलेक्ट करते हैं और शेप को जैसे मर्ज़ी आप उसमें चेंजिंग्स करें और यहाँ से भी बैक जा सकते हैं, डबल क्लिक करें साइड पे जाकर और ये इस तरह से भी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपने डिज़ाइन के किसी भी हिस्से में तब्दीली करनी थी वो हो गई है। अभी हम ग्रीन में करेंगे। ये देखिए ग्रीन पे डबल क्लिक कीजिए। फिर से आपको बता दें इस वक्त हमारा सिलेक्शन टूल सिलेक्टेड है, ठीक है। अब हम रेड पे करेंगे, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। पर्पल को कीजिए, हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। ये देखिए तो चेंजिंग्स हो गई। अब हम इसी ग्रुप के कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है। ग्रुप बना हुआ है, हमने डायरेक्ट सिलेक्शन को देखा। डायरेक्ट सिलेक्शन क्या करता है, ये देखिए रेक्टेंगल दाएं बाएं हो रही हैं, आप इसको जिस तरह से भी रोटेट कर रहे हैं। अब अगर बात करें कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इन एंकर्स के ज़रिए हम इसकी कुछ शेप बदल सकते हैं, तो ये देखिए ये भी बदल रहा है, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ग्रुप में भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे अनग्रुप में काम कर रहा था, ठीक है। फ़र्क क्या है कि आपने एक ग्रुप बना लिया हुआ था, अब ग्रुप बनाने के बाद आप राइट क्लिक करके अनग्रुप नहीं करना चाह रहे तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए डबल क्लिक करके किसी भी शेप में वो चेंजिंग्स कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे ग्रुप सिलेक्शन टूल को। ग्रुप सिलेक्शन टूल आप देखिए यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे हमने इसको ग्रुप किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम ग्रुप में देख रहे हैं कि ग्रुप सिलेक्शन टूल कैसे काम कर रहा है। ये देखिए जब हम रेड पे क्लिक करते हैं तो रेड को हम लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं, ग्रीन दाईं जानिब चला जाता है और पर्पल को हम नीचे कर लेते हैं। तो आप देखिए ग्रुप सिलेक्शन टूल के ज़रिए अगर आपने ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप बना रखा है तो आप इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट्स को दाएं से बाएं ऊपर से नीचे मूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा काम इसका क्या है, अब हम चेक करेंगे क्या ये साइज़ को भी चेंज कर रहा है। ये देखिए यहाँ से अगर हम एंकर पॉइंट को चूज़ करते हैं तो एंकर पॉइंट को चूज़ करते ही ये पूरे का पूरा ग्रुप मूव हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल शेप्स के साइजेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं हो रहे। फिर से देखिए, ये देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉर्नर से अगर हम इसको नीचे करें ऊपर करें किसी भी शेप का साइज़ बदलें तो ये नहीं हो रहा। अच्छा एक और चीज़ देख लेते हैं, अगर हमने चूँकि इसको ग्रुप बनाया था अब हम राइट क्लिक करेंगे अनग्रुप करेंगे। अब हम देखेंगे कि अब ग्रुप सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है। ये देखिए ग्रुप सिलेक्शन टूल अभी भी वैसा ही काम कर रहा है कि ये सिर्फ शेप्स को दाएं बाएं करेगा और इसके अलावा ये साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर रहा। तो आपने देखा था जो ही आपने सिलेक्शन टूल लिया था ये साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर रहा था, और आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया था वो साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं करता बल्कि कॉर्नर से इसके एंकर पॉइंट्स के ज़रिए शेप को बदलता है। और अगर आप ग्रुप सिलेक्शन टूल लेते हैं तो ये सिर्फ शेप्स को दाएं से बाएं मूव करता है। तो अभी तक हमने 3 टूल्स के बारे में स्टडी किया है, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल। अभी हम इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि प्रैक्टिकली डिज़ाइंस में ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो इस वक्त हमने एक EPS फाइल हमारे पास मौजूद है,
freepik.com से जो हमने इसको डाउनलोड किया है, आप भी वहाँ से कोई भी फ़ाइल उठाइए और उसको स्टडी कीजिए और सीखिए किस तरह से इन टूल्स का इस्तेमाल किया गया। ये देखिए, हमने इसको उठाकर इसकी एक कॉपी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और ये एक छोटा सा डिज़ाइन है हमारे पास। सब्सक्राइब का बटन है यूट्यूब का, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे सिलेक्शन टूल। आप देखिए, सिलेक्शन टूल जो ही हम चूज़ करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा एक ग्रुप बना हुआ है। आप इसको राइट क्लिक करेंगे, इसको अनग्रुप करेंगे। ये देखिए, ये अब इंडिविजुअल सिलेक्शन हो रही है, लेकिन जब आप इधर क्लिक करते हैं ये अभी भी ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पूरे का पूरा एक अलग ग्रुप है। कंट्रोल जी अनडू करेंगे। ठीक है, फिर से देखिए, इसको ये एक पूरा ग्रुप है, इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये अनग्रुप होगा। फिर से राइट क्लिक करेंगे, ये अनग्रुप होगा। फिर से देखिए, राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप होगा। फिर से राइट क्लिक कीजिए, अनग्रुप होगा। फिर से राइट क्लिक कीजिए, अनग्रुप होगा। और ये अब इतने अनग्रुप करने के बाद ये अनग्रुप डिज़ाइन हो चुका है। अब देखिए, ये देखिए, ये एक ट्रायंगल थी, इसका ये शेडो इफ़ेक्ट था, और ये सर्कल था, ये इसका शेडो इफ़ेक्ट था। ये आप देख सकते हैं, ये एक शेप ली गई थी और इसका ये शेडो इफ़ेक्ट था, और ये इसका टेक्स्ट था। तो आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन किस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया था। डिज़ाइनर की काफ़ी मेहनत थी इस पर। ये देखिए, हर चीज़ अलग से डिज़ाइन की गई थी और उसके बाद उनको ग्रुप्स की शक्ल में लाकर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके एक शेप दे दी गई थी, जिसको कहा गया था सब्सक्राइब बटन। अब फिर से हम इसको अनडू करेंगे। अब हम एक और बात को स्टडी करेंगे। अब हम आते हैं सिलेक्शन टूल पे। सिलेक्शन टूल की तरफ आते हैं। हमने ये देखा था कि जब कोई भी ग्रुप बन जाता है, जब हम ग्रुप बना लेते हैं तो हम उसमें इंडिविजुअल एलिमेंट में अगर हम उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो हम सिलेक्शन टूल को चूज़ करेंगे। इसको डबल क्लिक कीजिए, ये देखिए। उसके बाद इसको आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं किसी एक चीज़ को डिज़ाइन के अंदर से। ठीक है, चूँकि ये ग्रुप बना हुआ था तो ग्रुप में आप अनग्रुप करते हैं। आपने देखा हमें 12 बार अनग्रुप करना पड़ा। तो अगर आप डिज़ाइन में कोई एक चेंजिंग्स करना चाहते हैं, तब्दीली करना चाहते हैं, उसके लिए आप सिलेक्शन टूल लीजिए और डायरेक्टली उसको डबल क्लिक कीजिए और आप उसी शेप पर पहुंच जाएंगे और आप उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कीजिए। फिर से हम अंडू करेंगे, कंट्रोल जी के बटन से अंडू करेंगे। अब हम लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये देखिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को जब हम चूज़ करते हैं तो हमने देखा था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कॉर्नर से एंकर पॉइंट्स उसके इंक्रीज़, उसको कॉर्नर से एंकर पॉइंट्स को हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, शेप चेंज हो गई। फिर से अंडू कीजिए, कंट्रोल जी। अब हम देखते हैं कि सर्कल में कैसे काम करेगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसको, आप इसको उठा के बाहर भी ला सकते हैं। शेप में अगर आपने किसी एक एंकर पॉइंट पे क्लिक किया तो ये ऐसी चेंजिंग्स भी हो सकती है। फिर से अंडू कीजिए, कंट्रोल जी कीजिए, अंडू कीजिए। अब हम वापस आते हैं। अब आप देखिए, नीचे एक और टूल अवेलेबल है हमारे पास, ग्रुप सिलेक्शन टूल का। ग्रुप सिलेक्शन टूल को हमने देखा था जब ग्रुप बनाओ और अगर आप उसमें ग्रुप सिलेक्शन टूल को चूज़ करते हैं तो ये देखिए, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को दाएँ से बाएँ बड़ी आसानी से मूव करता है। जैसे मर्ज़ी आप डिज़ाइन का कोई भी एलिमेंट दाएँ से बाएँ कर सकते हैं। आई होप कि आपको इन टूल्स की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आज हमने सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हम मज़ीद बाकी टूल्स को स्टडी करेंगे और ख़ास तौर पर उसमें हम डिज़ाइंस के साथ साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इनकी देखेंगे कि प्रैक्टिकली इन टूल्स का डिज़ाइन में कहाँ पे एप्लीकेशन होती है, और मुख्तलिफ डिज़ाइंस जो हम डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से उनको इसी तरह ओपन करके स्टडी करेंगे ताकि आप भी इस काबिल हों कि आप भी इस तरह के डिज़ाइंस फ्यूचर में इंशाअल्लाह ताला प्रोड्यूस कर सकें। जज़ाकुमुल्लाह अहसन खैर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल एंड गेट नोटिफिकेशंस, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस के बारे में पता चल सके। और हमारी वीडियोस को आगे ऐसे लोगों में ज़रूर शेयर कीजिए जो ज़रूरतमंद हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो आगे आना चाहते हैं और ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, ताकि उनको भी ये फ़ायदा हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।